हेलो। ओम शांति। ओम शांति। सभी लकी स्टार्स को नमस्कार, ओम शांति। आदाब, स्टार्स, सत ओम श्री अकाल। शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से इस स्पिरिचुअल वेव्स कार्यक्रम में सभी लकी स्टार्स का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और आप सभी बच्चों की तरफ से मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय रजनी दीदी जी तथा आदरणीय मनीषा दीदी जी का भी सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपकी इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी है। हमारे बीच हमारी आदरणीय दोनों दीदियां उपस्थित है जो इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत, जिनके शुभ संकल्पों से ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आप सभी लकी स्टार्स के लिए आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम एक दीप जला करके शुरू किया जाता है, जो ये प्रतीक है दीप जलाने का कि हर बच्चा, हर लकी स्टार इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने मन में भी आशाओं के दीपक जलाते रहे। दीप से दीप जलाया जाता है और आप वही लकी स्टार्स है। आप एक लकी स्टार अगर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान होता है तो आपकी इस ज्ञान की ज्योति का प्रकाश सारे विश्व को प्रकाशित कर सकता है। इसी एक शुभ आशा को लेकर के आइए हम सभी मिलकर के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम का दीप जला करके उद्घाटन करते हैं। हमारे समक्ष उपस्थित हमारी आदरणीय रजनी दीदी जी, आदरणीय मनीषा दीदी जी, हमारे प्रेम प्रकाश भाई जी उपस्थित है और हमारी वर्षा बहन भी उपस्थित है। और हर बच्चा यही अनुभव करे कि आप सभी के हाथों में एक एक कैंडल है और इस कैंडल को लेकर के आप भी इस ज्योति को जला रहे हैं। इस ज्योति को जलाने के साथ साथ यही शुभ आशा अपने मन में जगाएं कि आपके निमित्त जो ये कार्यक्रम रखा गया, इसका पूर्णतः लाभ लेंगे। एक एक शब्द जिसको आपके लिए सुनाया जा रहा है, उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। इस लॉकडाउन के समय में हर कोई अपने अपने घर में है, लेकिन घर में रहते हुए भी हम अपने ज्ञान के प्रकाश को या अपने जीवन के लक्ष्य को थोड़ा भी कम ना होने दे। यही शुभ संकल्प हमारी आदरणीय दीदी जी का था कि हम उन लकी स्टार्स के लिए, आप सभी बच्चों के लिए भी ऐसा कोई प्रोग्राम अरेंज करें ताकि आप भी अपने लक्ष्य में थोड़े लूज ना हो जाएं, आप भी उस लक्ष्य को और भी मजबूती से धारण करके आगे बढ़ते जाएं। यही एक शुभ संकल्प आदरणीय हमारी दीदियों का सभी बच्चों के प्रति था। इसलिए मैं आदरणीय दीदी जी से निवेदन करूंगी कि सभी बच्चों के लिए आपकी क्या प्रेरणाएं हैं, आपकी क्या शिक्षाएं हैं, या हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा लक्ष्य लेकर के चले
उस लक्ष्य पर अपने शुभ संकल्प हमारे बीच रखेंगे हमारी आदरणीय रजनी दीदी जी, जो हमारे दीदी जी करीबन 40 वर्षों से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। इसलिए ऐसी हमारी आदरणीय प्रेरणा स्रोत दीदी जी के शुभ संकल्पों को आप सभी सुनेंगे। ओम शांति। सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ, अपने दिल ही अंदर अंदर सब कहे ओम शांति, ओम शांति। आज कितना सुंदर दिन है। सारा दिन आप सभी बच्चों ने पर्यावरण दिवस के रूप में आज के दिवस को मनाया होगा। मैं समझती हूँ हर बच्चे ने अपने घर में एक छोटा सा पौधा अवश्य लगाया होगा। आप सबको इस कैंप की एम विषय में ही मिल गई, स्पिरिचुअल वेव्स, आध्यात्मिक तरंगे। आध्यात्मिक तरंगे एक नया नाम, क्योंकि अभी तक ध्वनि तरंगे सुना, भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगों को हमने सुना। आज एक पौधा लगा करके वातावरण के अंदर पर्यावरण को स्वच्छ करने की तरंगों को देखा। अपने जीवन के भिन्न भिन्न तरंगों को देखा। स्टूडेंट लाइफ में अपनी शिक्षाओं को भी अलग अलग तरंगों के रूप में देखा। परंतु ये आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक तरंग जो हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों को तरंगित करता है, लहर एक ऐसी चीज है, तरंग एक ऐसी चीज है कि जिसका प्रवाह जिस तरफ होता है, मनुष्य जब उस दिशा में जाता है या उस तरंगों से अपनी दिशा को निर्धारित करता है, यदि कहीं दूर से आपको अपने दिल की ध्वनि तरंग सुंदर से संगीत के रूप में कहीं से आ रही हो, तो आपके नयन, आपके कान उसी को ही खोजते रहते हैं कि ये सुंदर मधुर सी आवाज कहाँ से आ रही है, ये ध्वनि का तरंग किस दिशा से आ रहा है, बड़ा सुंदर ये संगीत बज रहा है। आजकल तो खोजने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गूगल अंकल हमको खोज के फटाफट दे देते हैं, है ना, कि ये ध्वनि कौन सी बज रही है, इसके शब्द क्या है, और इसके शब्द तरंगों ने मेरे मन को कैसे मोहित कर लिया है। लेकिन मुझे याद है हम बचपन में भक्ति गीतों में हमें बहुत इंटरेस्ट था, और जहां से वो तरंग आती थी हम दौड़ दौड़ करके उसी दिशा में जाते थे और उस मंदिर तक पहुंच जाते थे जहां से वो ध्वनि तरंग आ रही है।
तरंग हमारे निर्धारित लक्ष्य पर हमें लेकर के पहुंचती है, इसलिए इसको नाम दिया आध्यात्मिक तरंगे, आध्यात्मिक वेव्स, जो हमारे ज्ञान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, जीवन के आचरण द्वारा और जीवन के विचरण द्वारा अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा ये निकलने वाली तरंगे हमारे जीवन में उन्नति कराती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जहां साइंस समाप्त होती है वहां आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है। आध्यात्मिकता अर्थात हमारे मानसिक बौद्धिक विकास की एक ऐसी कड़ी है कि जो हमें अंधविश्वास से पार लेकर के जाके जीवन की सही दिशा, जीवन के अंदर निर्णायक शक्ति, इन सारी चीजों को हमारे जीवन में लाती है। आज के इस कोरोना काल में स्वच्छता का लेसन तो सभी को पाठ मिल ही गया और कितनी इसकी आवश्यकता है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण हम सब ने अपने जीवन में समझ लिया। आप बच्चों की पीढ़ी के लिए लग रहा होगा कि ये कुछ नया युग है। नहीं बच्चों, ये नया युग नहीं है। स्वच्छता तो हमारी पुरानों से लेकर के अब तक की कड़ी है और अंत तक की ये कड़ी रहेगी। आज हमने पर्यावरण दिवस मनाया ही इसीलिए है कि सारे भूमंडल का वायुमंडल जिस पर्यावरण से तैयार होता है वो हमेशा शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे। तो आज ये स्वच्छता का गुण हमें आध्यात्मिकता में बहुत मदद करता है। जितना ही हम हमारे बाह्य शरीर को स्वच्छता पूर्ण व्यवहार में लाएंगे, उतना ही हमारा मन आध्यात्मिक तरंगों से स्वच्छ होता जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन अर्थात उस आराध्य से अपने मन और बुद्धि का योग जुटाना, उससे एकाग्र होना, जिसको मेडिटेशन कहा गया है, ये हमारे मन की तरंगों को, बुद्धि की तरंगों को शुद्ध और स्वच्छ बनाता है। जहां शुद्ध और स्वच्छ विचार है वहां पर उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुंदर, चरित्रपूर्ण जीवन, निर्मल चरित्रवान जीवन उसका बन जाता है। एक स्वच्छ आईने की तरह उसका जीवन बनता है। तो आज हम यही शुभ कामना, शुभ भावना आप सब बच्चों से करते हैं। यूं तो बच्चे मन के सच्चे हैं, परंतु फिर भी यदि इस कलियुगी दुनिया की काली मां थोड़ी भी मन पर हो तो आज ये आध्यात्मिक वेव्स, स्पिरिचुअल वेव्स, आध्यात्मिक तरंगे आपके मन और तन को, बुद्धि को, आपके संस्कारों को स्वच्छ कर देंगी। यही मैं शुभ कामना आज के इस दिवस पर करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी को कि किस प्रकार इन तरंगों में स्वच्छता को अपनाएं। तन की स्वच्छता, शुद्धता के साथ साथ अपनी मन की स्वच्छता के ऊपर भी हम प्रभाव डालें। यही शिक्षाएं हम सभी बच्चों को आदरणीय दीदी जी के द्वारा प्राप्त हुई। और अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारी आदरणीय मनीषा दीदी जी से। जीवन में अनेक तरंगे हैं, लेकिन इस जीवन को संपूर्णता तक ले जाने के लिए आध्यात्मिक तरंगों का हमारे जीवन में
स्पेशली बच्चों के जीवन में क्या रोल है उस पर प्रकाश डालेंगे हमारी आदरणीय मनीषा दीदी जी। ओम शांति सभी बच्चों को। ओम शांति। आज का ये कार्यक्रम स्पिरिचुअल वेव कैंप हमारी आदरणीय दीदी जी की प्रेरणा से आप सब बच्चों के लिए रखा है। और आज हमें अपना भी बचपन याद आ रहा है कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो माउंट आबू में ऐसे ही कैंप में जाया करते थे। और आप में से कई बच्चों ने पिछले साल विश्व शांति सरोवर में बच्चों का समर कैंप ज्वाइन किया होगा। और पिछले साल के आप सबके चेहरे याद आ रहे हैं कि आप सबको कितना उमंग था, कितनी खुशियां थी कि हर साल ऐसा कैंप रखा जाए। और मुझे याद आ रहा है आप बार बार दीदी को कह रहे थे कि दीदी सिर्फ 3 दिन का कैंप नहीं रखना, लेकिन हम ज्यादा दिन यहाँ रहना चाहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे 1 हफ्ते का रखो, कोई कह रहे थे 10 दिन का रखो, कोई कह रहे थे कि 1 महीना समर में हम यहाँ ही रह के कैंप करें। तो वही सब स्मृतियां याद आ रही थी। तो इससे लगा कि भले आज के इस वर्ष का ये जो त्रासदी कोरोना की, लेकिन फिर भी आप बच्चों को मिलना तो चाहिए ही। तो इसीलिए ये एक वेब के द्वारा मिलने का जो एक तरीका अपना करके आप सब बच्चों के लिए दीदी ने बहुत खुशी से इस कैंप का आयोजन किया है। और जिसका नाम का भी जिक्र आपने सुना, स्पिरिचुअल वेव कैंप। स्पिरिचुअलिटी ऐसा विषय है कि जिसके लिए कुछ समय पहले ये सोचा जाता था कि बच्चों की कोई उम्र थोड़ी है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की। ये तो 40-50 वर्ष के बाद जीवन में इंसान सोचे इस विषय के बारे में। लेकिन आपको बता दे कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा विषय है कि जो हमें अपने स्वयं का अध्ययन करना सिखाता है। रोज की जीवन के अंदर बहुत सारे सजेशंस आपको मिलते हैं, घर में भी, स्कूल में भी। बच्चों ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों का अध्ययन माना स्पिरिचुअलिटी है। नॉलेज अबाउट द स्पिरिट, स्वयं का अध्ययन कि हमें अपनी दिनचर्या में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या किस प्रकार से कौन सी बातें हमें देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि आजकल हम सबके हाथ में मोबाइल आया है, हमें थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं, इन सब बातों की जागृति माना ही स्पिरिचुअलिटी है। अब बहुत सारे सजेशंस आपको मिलते हैं, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि फिर भी हमसे गलतियां होती रहती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जैसे दीदी ने कहा कि मेडिटेशन का एक पार्ट ऐसा है कि जो हमें अपने भीतर ताकत भरने के लिए मदद करता है कि जिन बातों को हम समझते हैं उसको प्रैक्टिकल अमल में लाने की ताकत देता है। और इसी लक्ष्य से ये कैंप आप सबके लिए रखा गया है ताकि 10 दिनों में अलग अलग विषयों पर और अलग अलग बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा आपको हर प्रकार की जागृति ऐसी प्राप्त हो, ऐसी एक जागृति आपके अंदर आए जिसके अनुसार आप अपने जीवन के अंदर उस प्रकार के नियम बनाए, उस प्रकार की मर्यादाएं बनाए। और आने वाले भविष्य के लिए भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो आप जैसे स्वच्छ और उज्जवल नागरिक तैयार हो सके। तो इसी उद्देश्य को लेकर इस कैंप का आयोजन किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप बराबर रोज 7:30 बजे ज्वाइन होकर के चाहे जूम पर या यूट्यूब पर और इसका पूरा लाभ अच्छी तरह से उठाएंगे, यही शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। क्योंकि आज के विषय के लिए आप सब सुनने के लिए आतुर होंगे, इसलिए फिर से आप सभी बच्चों को आज के पर्यावरण दिवस की शुभकामना देते हुए ओम शांति।
तो हम सभी ने सुना कि हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य लेकर के चलते हैं, बहुत सारे संकल्प होते हैं, दृढ़तापूर्ण पावरफुल थॉट्स होते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन संकल्पों में थोड़ी ढिलाई आ जाती है। और इस आध्यात्मिक तरंगों के द्वारा किस प्रकार उन संकल्पों में हम दृढ़ता ला सके, इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, जिनको सुनने के लिए आप बैठे हैं। और आज का टॉपिक है आओ लक्ष्य को छुए। जिस लक्ष्य को हमने अपने जीवन में निर्धारित किया हुआ है, कहीं हम उस लक्ष्य से विचलित तो नहीं हो रहे हैं। फिर से उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए हम सभी के समक्ष उपस्थित है हमारी स्नेही संगम दीदी, जो बचपन से ही इस आध्यात्मिक विद्यालय से, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ी हुई है और करीबन 12 वर्षों से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देती है। अभी हम सुनेंगे ऐसी हमारी आदरणीय संगम दीदी के द्वारा आओ लक्ष्य को छुए। ओम शांति। स्पिरिचुअल वेव कैंप में आप आए हुए सभी बच्चों का हम दिल से स्वागत करते हैं। कहीं न कहीं बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों को देख करके मन में एक सवाल उठ रहा है कि कहीं हम बच्चे इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने एम से विचलित तो नहीं हुए हैं, कहीं हम अपने एम को भूल तो नहीं गए हैं। तो फिर से एक बार अपने एम को कंसंट्रेट करने के लिए आज हम आपके सामने एक बहुत सुंदर टॉपिक का प्रेजेंटेशन कराने वाले हैं, जिसका नाम है आओ लक्ष्य को छुए। तो एक कहानी से हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक करेजियस माउंटेनर था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो नंदा देवी शिखर को फतेह करके ही छोड़ेगा। नंदा देवी शिखर हिमाचल प्रदेश में स्थित गढ़वाल क्षेत्र में है। वास्तव में वो शिखर की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है, करीबन 26,000 फीट के आसपास। लेकिन उस करेजियस माउंटेनर के साहसीपूर्ण संकल्प को देख कर के सारे लोगों ने उसकी प्रशंसा की, उसको एप्रिशिएट किया, उसे मोटिवेट किया। कई अनुभवी व्यक्तियों ने उसे अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए, कईयों ने प्रश्न भी पूछे कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे आदि आदि। तो उस युवक ने कहा कि नंदा देवी शिखर बहुत मशहूर है, किसी भी तरह मैं उस शिखर तक पहुँच के दिखाऊंगा ही। तो फिर उसने आवश्यक जितनी भी साधन सामग्री थी वो उसने अपने पास ले ली और अपनी जीप को लेकर के वो निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर जाने के पश्चात उसे ये समझ में आया कि वो तो नक्शा लेना भूल ही गया। तो तुरंत उसके मन में तर्क आया कि रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे, उनसे भी मुझे मदद मिलेगी, साथ ही साथ मेरे जीप में रेडियो है, रेडियो की मदद भी मुझे मिलेगी और इंटरनेट भी है, तो किसी न किसी तरह से मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। तो शुरू के कुछ दिन तो अच्छा रहा, परंतु कुछ समय बाद जैसे जैसे वो आगे निकल पड़ा वैसे वैसे कई रास्ते ऐसे आए जिन रास्तों पर उसे दूर दूर तक कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे। रेडियो के भी सिग्नल कभी आते थे तो कभी नहीं आते थे। इंटरनेट पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। तो वो युवक बिना किसी सहारे से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे ये समझ में आया कि वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका है। आखिरी में वो अपनी मंजिल तक बिल्कुल ही पहुंच नहीं पाया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि उस युवक ने जो अपना लक्ष्य रखा था वो बहुत ही वेल डिसाइडेड एम था। उसके एम में एक ताकत भी थी, परंतु उससे भूल ये हुई कि उस शिखर तक पहुंचना कैसे है, इसकी स्पष्ट रूपरेखा उसके माइंड में क्लियर नहीं थी। इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ अपने जीवन का लक्ष्य डिसाइड करके कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डिसाइड करने के बाद उस लक्ष्य के ऊपर हमारा कितना कंसंट्रेशन रहता है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का हमारा प्रयास कितना रहता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि रास्ता अगर मुझे पता है, नक्शा अगर मुझे पता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, लेकिन फिर भी मेरे अंदर विल पावर नहीं है,
तो भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हम आज के इस सेशन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का विशेष अटेंशन रखना पड़ेगा, यानी कौन सी बातों को हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हमें लेट गो करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा, वो आज हम इस सेशन से सीख लेंगे। तो बच्चों, आप सभी को जब कोई पूछता है कि तुम अपने जीवन में, अपने भविष्य में अपने आप को कैसा देखना पसंद करोगे, या फिर पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना पसंद करोगे, तो तुरंत हमारे माइंड में क्या होता है, हमारे भविष्य का स्वरूप सामने आ जाता है जो मैं बनना चाहता हूँ। तो ये जो चित्र है ये मेरे मन में अभी कैसे आया, क्योंकि मैं अभी बना नहीं हूँ, परंतु बनने के पहले ही मेरे सामने क्या हुआ, उस चित्र का निर्माण हुआ। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप ये पहली पॉइंट को नोट डाउन करना, अगर आपके पास डायरी और पेन है तो। पहली टेक्निक है लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये टेक्निक में हम क्या करते हैं, जैसे आप भी एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक प्लेन पीस ऑफ पेपर अगर है, तो उस पेपर पर हम अपने एम को क्या करें, डिज़ाइन करें। हम अपने एम का बहुत सुंदर चित्र बनाएं, और वो चित्र हमारा इतना क्लियर हो कि उसको देख करके मुझे मेरा एम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। और ऐसे चित्र को हम ऐसी जगह पर रखें जहां हम उसको बार बार देख सके। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक अपने आप में बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी बच्चे हैं, इसमें से कोई डॉक्टर बनना पसंद करेगा, कोई वकील, कोई जज, कोई बैरिस्टर, या फिर कोई एक अच्छा सिंगर, एक्टर। सबके अपने अपने अलग अलग एम होते हैं। ठीक आपकी ही तरह हम भी एक विद्यार्थी के रूप में हैं। हम जिस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन है, यह वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ भी आपकी तरह हम सभी विद्यार्थियों को एक बहुत सुंदर एम दिया जाता है, लेकिन आपके एम से हमारा एम थोड़ा डिफरेंट है। हमारा एम ये है कि हमें यहाँ बताया जाता है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, यानी कि नर से नारायण बनना है और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, अर्थात अपने जीवन में डिविनिटी को हासिल करना है। तो आप देखेंगे जितने भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स होंगे या है, वहाँ जब भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा चित्र सामने दिखाई देगा, ताकि उस चित्र को हम बार बार देख सके और हम अपने लक्ष्य के प्रति अवेयर हो सके। इसलिए विजुअलाइजेशन टेक्निक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक मानी जाती है। आपको नाम पता होगा अ ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने बहुत सुंदर कहा है, इमेजिनेशन इज मोस्ट पावरफुल दैन इंटेलिजेंस। इमेजिनेशन इज मोस्ट पावरफुल दैन इंटेलिजेंस। हमारी बुद्धिमत्ता से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है हमारा इमेजिनेशन पावर। तो लक्ष्य के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ सीखा, वो है विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक को आप नोट डाउन कर सकते हैं, दूसरा है विल पावर। अगर हमने लक्ष्य के प्रति ठान ही लिया है कि मुझे ऐसा ही बनना है, तो मेरे थॉट में विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें याद रहना चाहिए कोई भी कर्म की सफलता का आधार उसके पीछे लिए गए हुए पॉजिटिव संकल्प के ऊपर होता है। जैसे नेपोलियन हिल की वो बात हमें याद आती है, वीक डिज़ायर्स क्रिएट्स द वीक रिजल्ट। अगर हमारी इच्छाओं में कमज़ोरी है तो रिजल्ट भी कैसा दिखाई देगा, कमज़ोरी दिखाई देगा। अगर हमारे संकल्प में विल पावर नहीं है, तभी हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे, फिर चाहे मुझे कितने भी प्रकार के फैसिलिटीज़ क्यों ना मिल रही हो। इसलिए कहावत मशहूर है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। वेयर देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल। जहाँ चाह है वहाँ राह है। मुझे विल पावर को लेकर के एक बहुत सुंदर स्टोरी याद आती है, आप सभी ने शायद सुनी होगी। स्टीव जॉब, जो कि एप्पल कंपनी के मालिक थे। स्टीव का जन्म कैलिफोर्निया में 1955 में हुआ। स्टीव को जन्म देने वाली उसकी माता, जो कि बायोलॉजिकल मदर कहा जाता है,
उस माँ ने अपने स्टीव को पढ़ाई के दौरान ही जन्म दिया था। तब स्टीव की माँ ने सोचा कि ऐसी हालत में वो अपने पास अपने बच्चे को नहीं रखेगी, तो उसने डिसाइड किया कि स्टीव को वो दूसरों को दान दे देगी, दूसरे के गोद में सौंप देगी। तो उसी कैलिफोर्निया में एक मिडिल क्लास फैमिली में स्टीव की माँ ने स्टीव को गोद दे दिया। वास्तव में स्टीव के जो माता पिता थे वो फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग नहीं थे, परंतु फिर भी बचपन से लेकर स्टीव की सारी इच्छाओं का उन्होंने क्या किया, सारी इच्छाओं को उसकी पूर्ण किया। स्टीव ने अपनी स्कूली शिक्षा को भी कंप्लीट कर लिया। तभी उसके माता पिता के ध्यान में आ चुका था कि स्टीव बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। तो उसकी बुद्धिमत्ता को देख करके उसके पिता ने बहुत बड़े कॉलेज में स्टीव की एडमिशन कराई। कॉलेज की फ़ी बहुत ज़्यादा थी। माता पिता बहुत कठिन प्रयास करने के बाद बहुत पैसा इकट्ठा करते थे, फिर भी वो कॉलेज की फ़ीस को पेड नहीं कर पा रहे थे। माता पिता की वो मेहनत स्टीव से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए स्टीव ने क्या किया, वीकेंड में वो खुद कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बेचता था और फिर पैसे इकट्ठा करता था। फिर भी वो कॉलेज की फ़ीस को पेड नहीं कर पाया। आखिर में उसने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज से बाहर हो जाऊँ, तो उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने फ्रेंड्स की मदद लेकर के, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर के एप्पल कंपनी का निर्माण किया। जबकि स्टीव की आयु 20 वर्ष की ही थी। बहुत ही कम उम्र में उसने एप्पल कंपनी का निर्माण किया था। वहाँ पर करीबन 4000 लोग रेगुलर में काम करते थे। लेकिन देखा गया स्टीव का ये जो सक्सेस था लाइफ में, ये ज़्यादा समय नहीं चला, क्योंकि कंपनी के अंतर्गत जो उसके कलीग्स थे, जो पार्टनर्स थे, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ मतभेद हुआ, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी का नाम मार्केट में ख़राब होना शुरू हो गया था। आखिर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई और स्टीव को कंपनी से बाहर करा दिया गया। ये स्टीव के जीवन में बहुत दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी का उसने निर्माण किया था उसी कंपनी के लोगों ने उसको निकाल दिया था। फिर भी स्टीव ने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी स्टीव ने अपनी विल पावर को नहीं छोड़ा। कुछ सालों के बाद स्टीव ने और 2 कंपनियों का निर्माण किया अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर। नेक्स्ट इंक और पिक्सर जैसी कंपनियों का निर्माण करने के बाद ये कंपनियों ने भी काफ़ी ऊंचाइयों को छू लिया। और उधर देखें तो एप्पल कंपनी का नाम मार्केट में दिन ब दिन गिरता ही जा रहा था। पूरी कंपनी कर्जे में डूब गई थी। आखिर में फिर से एप्पल कंपनी में स्टीव जॉब को बुलाया गया, और जब स्टीव जॉब फिर से एप्पल कंपनी में जुड़ गए तो फिर से एक बार एप्पल कंपनी ऊंचाइयों को छूने लगी। फिर उसके बाद तो कई प्रोडक्ट मार्केट में आए, आईपॉड है, आईफोन है। फिर एप्पल कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमारे विचारों के अंदर अगर तीव्रता है, यानी हमारे थॉट में अगर विल पावर है, तो हम अपने एम तक निश्चित ही पहुंच सकते हैं, फिर हमें कितनी भी असफलता क्यों न मिली हो। इसलिए विल पावर का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। विल पावर के साथ साथ और एक महत्वपूर्ण तीसरी बात हमारे सामने आती है, वो होती है विश्वास की। परंतु विश्वास किसके ऊपर? तो कहते हैं फेथ इन योर सेल्फ। हमें अपने आप के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों विश्वास रखना ज़रूरी होता है? क्योंकि मुझे पता होता है मेरा एनर्जी लेवल कैसा है, मेरे अंदर की क्वालिटीज़ कैसी है, मेरे अंदर एबिलिटी कितनी है। इसलिए मुझे अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने ऊपर विश्वास को कायम बनाए रखने के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कुछ सेंटेंस आपको यहाँ हम बताते हैं, उसको आप बार बार दोहराते रहे। पहला सेंटेंस हमेशा कहिए यस आई कैन डू, यस आई कैन डू इट, माना इसे मैं कर ही सकता हूँ। दूसरा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरा, नो वन कैन डू दिस जॉब एक्सेप्ट मी,
मेरे अलावा इस कार्य को और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस हम अपने आप को निरंतर देते रहेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा? बिकॉज ऑफ दीज पॉजिटिव अफर्मेशंस मेरे अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट पॉजिटिव अफर्मेशंस विल बूस्ट माई एनर्जी लेवल, विल बूस्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। इसीलिए हमें अपने आप के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है ये कि आप कहेंगे कि एम को हासिल करने के लिए मैं रेस का अकेला घोड़ा थोड़ी हूँ, मेरे साथ तो और भी ज़्यादा है, वो भी मेरे ही साथ मेरे ही स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम सभी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपटीशन में हम आ जाते हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट हो, कंपटीशन हो या कंपैरिजन हो, इसकी जड़ होती है ईर्ष्या। तो चौथा पॉइंट हमारे सामने आता है ईर्ष्या का। कहते हैं ईर्ष्या हमारे राह में एक ऐसा बहुत बड़ा पत्थर होता है या एक ऐसा बहुत बड़ा स्पिरिट ब्रेकर है जहां मेरी सक्सेस की गाड़ी रुक जाती है। वास्तव में ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या जो भी फ्रेंड सर्कल आपका है, आपको आपके साथ कोई ईर्ष्या भी कर रहा है तो भी आप उस सर्कल को छोड़ करके भाग नहीं सकते। आप कभी नहीं भाग सकते क्योंकि आपको उनके ही साथ रहना है। तो फिर मुझे अपने क्वालिटी ऑफ थॉट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि चेंज मुझे ही होना है। तो कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान आपके साथ ईर्ष्या कर रहा हो तो आप एक बहुत अच्छा थॉट क्रिएट करो। आप ये थॉट क्रिएट करो कि ये पर्सन कैसा है, हैंडीकैप्ड है। जो भी ईर्ष्या करेगा वो पर्सन कैसा है, हैंडीकैप्ड है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या का जन्म तभी होता है जब कोई स्पेशल क्वालिटी मेरे अंदर है और वो सामने वाले के अंदर नहीं है, तभी ईर्ष्या का जन्म होता है। कोई भी हैंडीकैप्ड पर्सन अगर आपको दिखाई देगा तो आपके मन में क्या थॉट उत्पन्न होगा कि ये तो बेचारा है, ये तो चल भी नहीं सकता है, इसको मदद की ज़रूरत है, क्यों ना मैं जाकर के इसे मदद करूं। और जब आप उसे जाकर के मदद करते हैं तो अपने आप वो इंसान आपको क्या देता है, ब्लेसिंग्स देता है। याद रखिए, जब भी हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें खुद भी आगे चलते रहना है और औरों को भी अपने साथ आगे लेके जाना होता है। हमें कभी भी अपने जीवन में रुकना बिल्कुल नहीं है। रुकना माना वहीं पे कंप्लीट स्टॉप हो जाना, हमें कभी भी रुकना नहीं है। कभी भी याद रखिए, नदी जो होती है वो हमेशा बहती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि नदी का काम है बहना और हमारा काम है सदैव आगे बढ़ते रहना। परंतु जैसे जैसे हम अपने सक्सेस के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हैं। तो पांचवी पॉइंट हमारे सामने अभी आती है, रिलैक्सेशन मोड। कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ दौड़ लगाते समय हम आराम पसंद बातों में फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने कुछ काम करने के लिए दिया हो जो आपने बहुत बार किया हो तो हम नेचुरली क्या कह देते हैं कि अभी हम इसे नहीं करेंगे, या फिर कहते हैं कि हम इसे कल कर देंगे। किसी ने आपको बहुत सुंदर चीज़ गिफ्ट कराई हो, आपको पसंद नहीं आई, आप तुरंत रिप्लाई दे देते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, या कहते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, या फिर कह देते हैं कि ऐसा काम मैंने पहले कभी किया नहीं है, मैंने इसके पहले कभी कोशिश नहीं की है। तो ये सेंटेंस अगर हम रोज की डेट में बार बार दोहराते रहेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली दीज आर दी नेगेटिव अफर्मेशंस। ऐसे नेगेटिव अफर्मेशंस बार बार यूज़ करने से हमारे अंदर का नेगेटिविटी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हमारे लक्ष्य में एक स्पिरिट ब्रेकर का काम कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन कॉन्ट्ररी दैट हमें क्या करना पड़ेगा? 4 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन योर लाइफ। हमें अपने जीवन में आने वाली हर चैलेंजेस का, हर चुनौतियों का सामना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम चुनौतियों का स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हम उसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है और आपको रिजल्ट नहीं बताते हैं, परंतु जब आप उस प्रैक्टिकल को एज ए चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हो,
तब आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो रिजल्ट आपको प्राप्त होता है उसके बाद आपका जो हैप्पीनेस का लेवल है वो भी बढ़ जाता है, आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप एक अच्छे मार्गदर्शक भी बन जाते हो और एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर भी बन जाते हो। सो पहली बात, एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन योर लाइफ। सेकंड बात आती है, कमिट योर सेल्फ टू वर्क ऑन अ टाइम। हमें हमेशा अपने काम को प्रतिकूल समय में डिसिप्लिन के साथ करना होता है। हमारा काम हमें समय के साथ एडजस्ट करना होता है। कहा जाता है जो हमारी उम्र है 10 से 15 वर्ष, ये बहुत हमारी ग्रोइंग, जिसको हम कहते हैं ना, ग्रोइंग एज है। इस उम्र में हम जो कुछ सीखना चाहते हैं वो हम सब कुछ सीख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है यू कांट चेंज द टाइम, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ सर्वोत्तम लाइफ है और यही समय होता है जो अपने आप के अंदर हम परिवर्तन ला सकते हैं। फिर वो परिवर्तन चाहे फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, सोशल हो या स्पिरिचुअल लेवल पे हो। इसलिए कहा कमिट योर सेल्फ टू वर्क ऑन अ टाइम। अपने आप को डिसिप्लिन करना हमें आना चाहिए। फिर तीसरी पॉइंट आती है, बी रेडी टू डू व्हाट यू नेवर डिड। आज दिन तक आपने जो कार्य नहीं किया है, ऐसे कार्य को भी आपको कंप्लीट करना ही है। ऐसे कार्य को आपको कंप्लीट करना ही है। और लास्ट है, रेडी टू फेस द सर्कमस्टांसेस। आने वाली हर परिस्थितियों का हम सामना करने के लिए ज़रूर तैयार रहे, क्योंकि परिस्थितियाँ मेरे हाथ में नहीं होती है, लेकिन मेरी स्थिति माना मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरे हाथ में होता है। जब तक हम परिस्थितियों को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य तक ठीक रीति से पहुंच नहीं सकेंगे। एक बात आपको ज़रूर याद रखनी होगी, जैसे जैसे आप एम को छूने का प्रयास करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा। इसलिए 6th पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन। बट मुझे ऑब्जर्व क्या करना है? मुझे ऑब्जर्व ये करना है कि मैं पहले कहाँ था और मैं अभी कहाँ हूँ। जज कीजिए मैं कहाँ हूँ, है ना, और मैं पहले कहाँ था। दूसरा, जो मैंने एम चॉइस किया हुआ है क्या वो मेरे लिए सही है? तीसरा, एम के तरफ बढ़ने की मेरी जो स्पीड है क्या वो स्पीड सही है? मैं सही दिशा में दौड़ रहा हूँ? इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते जाएंगे, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि लक्ष्य के और मेरे बीच का अंतर कितना है। हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा टारगेट हमें एकदम नज़दीक दिखाई देना चाहिए। इसलिए कहते हैं ऑब्जर्वेशन इज़ मस्ट। और एक स्टोरी मुझे यहाँ बहुत सुंदर याद आती है। वो स्टोरी से आप खुद पहचान जाएंगे कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अपने एम तक पहुँचना है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। 4 दोस्त थे। चारों दोस्त ने आपस में मिलकर के बहुत मस्त प्लानिंग बनाई। प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरह करके हम चारों दोस्त को पहाड़ी पर चढ़ना है, पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। चारों ने एम को डिसाइड किया और फिर वो चारों निकल पड़े यात्रा पर। जैसे ही वो आगे गए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी नदी उनके सामने आई। 4 में से एक दोस्त ने कहा, ये नदी तो बहुत बड़ी है, इसका पानी भी बहुत गहरा है, इस नदी को क्रॉस करके आगे जाना बहुत मुश्किल है। तो चौथा जो था दोस्त, वो वहीं पे रुक गया, वो हार गया। बाकी के जो 3 थे उनके अंदर विल पावर थी, वो उस नदी के पानी को क्रॉस करते हुए आगे निकल गए। जैसे ही नदी को क्रॉस किया, सामने उनको एक बहुत बड़ा घना जंगल दिखाई दिया। 3 में से एक दोस्त ने कहा कि ये जंगल तो बहुत बड़ा है, घना है, यहाँ तो खूंखार जानवर के सिवाय और कुछ नहीं है। ये खूंखार जानवर कहीं हमारी जान न ले ले, हम शिकार न बन जाए। तो तीसरा भी वहाँ पर हार गया, वो लौट गया। फिर जो 2 दोस्त थे उस घने जंगल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े तो उनको सामने बहुत बड़ी एक पर्वत की चट्टान नज़र आई, जिस पर्वत की चोटी पर उन्हें चढ़ना था। 2 में से एक फ्रेंड फिर से लूज़ हो गया। उसने कहा, ये चट्टान तो बहुत ऊंची है,
यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। तो उसने हार मान ली। आखिर में 4 में से एक ही वो था कि जो उस पर्वत की चोटी पर पहुँच गया। तो इसमें इस कहानी से हमको ये बात समझ में आती है कि इस युवक के अंदर कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा। वो क्वालिटी थी साहस की। इसी को कहते हैं करेज, यानी कि हिम्मत। आप रोज़ की दिनचर्या में कई ऐसे न्यूज़ सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फलाने जाबाज पुलिस ऑफिसर ने एक चोर को पकड़ लिया, या फिर हम देखते हैं कि किसी आम आदमी ने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई, फायर ब्रिगेड वालों ने आग को बुझाया। तो ऐसे जो असंभव वाले जो कार्य होते हैं, इनको संभव करने के लिए ये क्वालिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं हिम्मत। सो हिम्मत की डेफिनेशन क्या है वास्तव में? व्हाट इज़ मीन बाय करेज? करेज इज़ नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। हमेशा याद रखिए, हिम्मत माना डर का अभाव नहीं होता है, लेकिन हिम्मत उसे कहा जाता है कि स्वयं में डर होने के बावजूद भी कार्य को सफल करना। इसे कहते हैं करेज। तो अपने जीवन से अगर हमें डर को डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ेगा, जोखिम को उठाना सीखना पड़ेगा। दूसरा, खुले दिल से जीवन जीना सीखो, झिझक के साथ नहीं, निगेटिविटी के साथ नहीं, लेकिन खुले दिल से जीवन जीना है। हर कार्य में हाजी का पार्ट प्ले करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका आवाज़ बहुत सुंदर है, सुरीला है, रोज़ में ही आप बहुत सुंदर सुंदर गीतों को प्रेजेंट करते हो, लेकिन अगर आपको चांस मिल जाता है एक बहुत बड़ी सभा में अपनी कला को प्रेजेंट करने का, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होगी, तो अपनी कला को उस बड़ी सभा में आप प्रेजेंट नहीं कर सकोगे। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी तो हमारे अंदर कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ क्यों ना हो, लेकिन हम उसे समय पर रिप्रेजेंट कभी भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहा जाता है हिम्मत का अपने जीवन में होना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का होना। इसलिए मुझे बचपन से एक गीत की लाइन हमेशा याद रहती है, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात आती है, डोंट बी अफ्रेड अबाउट फेल्यूर। कभी भी हमें असफलता से हार नहीं माननी होती है। थॉमस एडिसन, आपने नाम सुना है, एक ऐसा साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सुंदर बात दुनिया के सामने रखी कि 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी 101वें बार अगर कोई प्रयास करता है तो वही सफल इंसान होता है। माना असफलता होने के बाद हार मानना, निराश होकर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन असफल होने के बावजूद भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर से खड़ा होकर के अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना, इसे कहते हैं हिम्मत। सर थॉमस एडिसन की वो बात आज भी हमें याद आती है। सारा विश्व उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जिस दिन बल्ब का आविष्कार होने जा रहा था। ठीक उसके एक दिन पहले एडिसन ने अपने लैब असिस्टेंट, ही वॉज ए यंग बॉय, उसको अपने पास बुलाया और उसको इंस्ट्रक्शन दी, प्लीज़ कैरी इट टू द वेन्यू ऑफ डेमॉन्स्ट्रेशन। इस बल्ब को आप डेमॉन्स्ट्रेशन की जगह पर लेके जाइए। तो उस बॉय ने क्या किया, लैब असिस्टेंट ने उस बल्ब को अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने अपने हाथ में लिया, वो आगे की दिशा में चल पड़ा तो उसका पैर फिसल गया और वो ज़मीन पर एकदम गिर गया। जैसे वो ज़मीन पर गिरा, उसके हाथ में जो बल्ब था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। जब ये मैसेज एडिसन के पास पहुंचा, तब एडिसन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। इसके विपरीत वो बहुत ही पीसफुली, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के साथ वो अपने लैब में गए और वहाँ उन्होंने पूरी रात प्रयास किया, पूरी रात। और दूसरे दिन जब देखा, लैब के गेट के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सारे लोगों को लग रहा था कि आज बल्ब का आविष्कार डेमो
होगा कि नहीं होगा। सभी लोग काफ़ी क्यूरियस हो गए थे, लेकिन एडिसन जी अपने हाथ में बल्ब लेकर के सभी लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। उसी भीड़ में उनका जो लैब असिस्टेंट था वो नीचे गर्दन झुकाए हुए खड़ा था। एडिसन ने उसे अपने पास बुलाया और सेम इंस्ट्रक्शन दी, प्लीज़ कैरी इट टू द वेन्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे एडिसन ने ये इंस्ट्रक्शन अपने लैब असिस्टेंट को दिया तो उनके बाजू में उनका एक फ्रेंड खड़ा था। तो फ्रेंड ने एडिसन जी से कहा कि आपको पता है कि कल इसी ने बल्ब को तोड़ा था, फिर भी आपने उसी को सेम इंस्ट्रक्शन क्यों दिया? एट दैट टाइम एडिसन जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि व्हेन द बल्ब वॉज ब्रोकन हिज हार्ट ऑल्सो ब्रोकन, सो it is very easy to create the new bulb, but it is a great challenge for me to make the broken heart. माना कल बल्ब टूटा, हम फिर भी एक बल्ब को नए सिर से तैयार तो कर सकते हैं, परंतु किसी का दिल अगर टूटता है तो एक टूटे हुए दिल को जोड़ना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। उस दिन एक बात सामने आई, एडिसन वॉज नॉट अ इंटेलिजेंट पर्सन बट ही इज़ अ इमोशनल इंटेलिजेंट। इसीलिए हमें अपने जीवन में चाहे कितनी भी असफलता क्यों न प्राप्त हो, लेकिन मेरे थॉट में अगर विल पावर है, मेरे अंदर अगर एनर्जी लेवल है, सेल्फ इस्टीम है, मेरे अंदर अगर वो ताकत है, तो मैं किसी न किसी तरह से अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचता हूँ। और एक लास्ट बहुत महत्वपूर्ण बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी को भी नीचे गिरा कर के हमें सफलता को प्राप्त नहीं करना होता है। हम जब सफलता को छूने जा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आवश्यकता होती है लोगों के ब्लेसिंग्स की। हमारे माता पिता को लेकर के, टीचर्स को लेकर के, यहाँ तक कि मेरे मित्र संबंधियों की दुआओं का भी मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि अगर मैं लक्ष्य तक पहुँच रहा हूँ, लक्ष्य को हासिल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें लोगों का दिल दुख रहा है, लोगों के दिल टूट रहे हैं, हमें बहुत सारी बद्दुआएं मिल गई हैं, गलत मार्ग से अगर हम सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसी सफलता मेरे जीवन में स्टेबल नहीं रह सकती, ये स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए कभी भी मुझे दूसरों को नीचे गिरा करके खुद सफलता को प्राप्त नहीं करना है। रामकृष्ण परमहंस की एक बात हमें यहाँ ज़रूर याद आती है कि अन्याय और अनीति के मार्ग से कभी भी सफलता को हम छू नहीं सकते। धर्म और नीति के मार्ग पर चलकर ही हमें सफलता को प्राप्त करना होता है और ऐसी ही सफलता हमारे जीवन में स्थायी रहती है। एक बार अब्राहम लिंकन जी के पास एक युवक गया और उसने प्रश्न पूछा कि आपके सामने अगर कोई आपसे भी काबिल इंसान आ जाए और उसको देख करके आपके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाए, तब आप उस समय क्या उपाय करते हैं? तब लिंकन ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा बनने का प्रयास करता हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा बनने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए जानिए अपने अंदर की क्षमताओं को, समझिए अपने अंदर के क्वालिटीज़ को, अपने अंदर के एनर्जी लेवल को, क्योंकि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, राजयोगा मेडिटेशन अगर हम हमारे डेली रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे हासिल होते हैं। जैसे कि रेगुलर राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस अगर स्टूडेंट लाइफ से ही हम स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो राइज हो जाता है। दूसरा, हमारी ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ जाती है। तीसरा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और मेरे अंदर का सेल्फ इस्टीम भी बढ़ता है। साथ साथ मेरा जो लक्ष्य रहेगा उसका क्लियर विजन भी मेरे सामने दिखाई देगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस से मेरे अंदर कहीं ना कहीं हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। तो राजयोगा मेडिटेशन अपने आप में एक सकारात्मक सोच है। मेडिटेशन एक अपने आप में सकारात्मक जीवन शैली है। तो आइए हम सभी मिलकर के आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। ऐसा लक्ष्य जो मैंने अपने खुद के हाथों से बहुत सुंदर रीति से सजाया हुआ है और वो मुझे हासिल करना है। तो बढ़े अपने लक्ष्य की ओर, जो लक्ष्य मेरा इंतज़ार कर रहा है।
तो हम सभी अभी 3 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे और हम अपने लक्ष्य को विजुअलाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विजुअलाइज करेंगे। सो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि हम अभी रिलैक्स होकर के बैठेंगे और अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। ओके, सीट कंफर्टेबली and take a few deep breaths. Now focus on your breathing. Breathe in and breathe out. अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए अपने श्वासों को। रिलैक्स हो जाए। अब चले एक बहुत सुंदर यात्रा पर। देखिए अपने आप को। आप बहुत अच्छे हो, केयरफुल हो, लवेबल हो। आप इनोसेंट भी हो, इंटेलिजेंट भी हो। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। आपके पास दूरदृष्टि है। आप अपने भविष्य स्वरूप को अपने मन बुद्धि की आंखों से देख सकते हो। विजुअलाइज करें। देखें अपने लक्ष्य को। मेरा लक्ष्य, मेरा एम एकदम मेरे सामने है, एकदम क्लियर है। अपने लक्ष्य को मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। और गहराई से देखें। यही मेरा लक्ष्य है। वास्तव में यही तो मेरे जीवन का टारगेट है। इसे मैं बहुत जल्द प्राप्त करने वाली हूँ। इस लक्ष्य को छूने की कैपेसिटी, इस लक्ष्य को छूने की क्वालिटी मेरे अंदर है। वो क्षमता, वो योग्यता मेरे अंदर है। महसूस करें अपने अंदर की शक्तियों को। देखें अपने आप को। आप बहुत पावरफुल हो। आप जो चाहे सो देख सकते हो। मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए माता पिता, सभी टीचर्स और मेरे सभी साथी सहयोगी को, जिनकी मदद मेरे लिए हमेशा रही। उनकी दुआएं भी मेरे लिए हमेशा रही। और सबसे बड़ी ताकत तथा हिम्मत देने वाले परम पिता परमात्मा मेरे साथ है। उनकी शक्तियां मेरे साथ है। परमात्मा से प्राप्त शक्तियों से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचती हूँ।
बहुत अच्छी गुड फीलिंग हो रही है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का सपना है। देखते रहे अपने लक्ष्य को, निहारें अपने लक्ष्य को, यही सत्य है। ओके, अभी आप सभी अवेयर हो जाएंगे। Now feel your feet on the ground. Now rub your hand just like that and touch your face. धीरे धीरे हम अपनी आँखों को खोलते जाएंगे। And get relax. Om Shanti.